हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो आज हमने इसमें लास्ट यानी कि आज 23 सितंबर है, 23 सितंबर तक के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन लिए हैं। बाकी जो सितंबर मंथ के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अक्टूबर मंथ के फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि हमारे सितंबर मंथ के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस यानी कि लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की टॉप 500 एमसीक्यूज, ये इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जाके जरूर देखिए। इससे आपको एग्जाम्स में निश्चित ही सफलता मिलेगी और हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इन वीडियो को आप जाके आप जरूर देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, RBI has launched the third cohort under the regulatory sandbox. What is the theme of this cohort? तो RBI ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत थर्ड कोहोर्ट लॉन्च किया है। इस दल का विषय क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका थीम क्या है, मीनिंग है इसका थीम क्या है ये पूछा गया है। तो इसका थीम है MSME लैंडिंग। क्या है इसका थीम? MSME lending. The RBI has announced the theme for third cohort under the regulatory sandbox as MSME lending. The application for the third cohort will be kept open from October 1st, 2021 to November 14, 2021. यानी कि RBI ने नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे समूह के लिए थीम की घोषणा MSME लैंडिंग के रूप में की है और थर्ड समूह के लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक खुला रहेगा। तो ये जो कंटेंट दिया है हिंदी इंग्लिश में, इसको जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो वो है 1 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स refers to lives testing of new products or services in a controlled test regulatory environment for which regulators may permit certain regulatory relaxation for the limit purpose of the testing. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप जरूर पढ़िए। फर्स्ट कोहोर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत पहला कोहोर्ट RBI द्वारा दिसंबर 2020 में रिटेल पेमेंट्स थीम के साथ लॉन्च किया गया था और 6 संस्थाओं ने कोहोर्ट का परीक्षण चरण पूरा कर लिया है। ठीक है। और सेकंड कोहोर्ट जो है वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत दूसरे कोहोर्ट की घोषणा RBI द्वारा दिसंबर 2020 में सीमा पार भुगतान के रूप में की गई थी और टेस्ट फेज के लिए 8 संस्थानों का चयन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनको आप जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। बात करें RBI की, तो RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been roped in by the Fino Payments Bank as its ever brand ambassador? तो Fino Payments Bank ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है एक्टर पंकज त्रिपाठी को। Fino Payments Bank ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। Fino Payments Bank has appointed Indian actor Pankaj Tripathi as its first brand ambassador for a period of 2 years. कितने साल के लिए किया है? 2 साल के लिए किया है। और पंकज त्रिपाठी will be the face of Fino Payments Bank marketing campaigns across various platforms to promote its product and services. तो जो पंकज त्रिपाठी है वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक के मार्केटिंग अभियान का चेहरा होंगे। कौन? एक्टर पंकज त्रिपाठी। अब बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक की, तो चेयरमैन है फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। एस्टैब्लिश हुआ था 13 जुलाई 2006 में और MD और CEO है ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, ये MD CEO और चेयरमैन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आपने गलत पढ़ाया है कि MD CEO, लेकिन चेयरमैन अलग मैं अब बताती हूँ और MD CEO अलग है। तो दोनों अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग तरीके से याद करना है। जहाँ चेयरमैन पूछा जाता है वहां चेयरमैन है, वहां जहाँ पे MD CEO पूछा जाता है वहां पे MD CEO है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है और कंफ्यूजन में आके ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, अपने माइंड में बातें क्लियर रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है फिनो पेमेंट्स बैंक का, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय LIC फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो LIC द्वारा अपने विकास अधिकारियों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? प्रगति। क्या नाम है? प्रगति इज द राइट आंसर। LIC has launched a new mobile app Pragati for the exclusive use of its development officer. Pragati stands for परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। किसका फुल फॉर्म है? प्रगति का। इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो LIC ने अपने जो विकास अधिकारी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनके विशेष उपयोग के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? उसका नाम है प्रगति। और प्रगति का फुल फॉर्म मैंने आपको दिया है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। हिंदी में बोलेंगे प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है LIC has been taking a lot of customer centric and digital initiative for ease of operation for its customers and field force। तो LIC अपने ग्राहकों और फील्ड फोर्स के लिए संचालन में आसानी के लिए ग्राहक केंद्रित और डिजिटल पहल कर रहा है। कौन कर रहा है? LIC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करें LIC की तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956 और LIC के चेयरमैन है MR कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द LIC। तो LIC के चेयरमैन कौन है यहाँ पे? MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The annual doing business report will no longer be released due to data irregularities issues. The report was released by which organization? तो डेटा अनियमितताओं के मुद्दों के कारण अब वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। और रिपोर्ट जो है वो किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? मैंने आपको स्पेशली बताया है ईज ऑफ डूइंग के बारे में, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो अब जारी नहीं की जाएगी। और ये रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी या की जाती थी? तो किस संगठन के द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। द वर्ल्ड बैंक Group has decided to discontinue publication of doing business ranking of country business climate after a review of data irregularities in the 2018 and 2020 reports। तो विश्व बैंक समूह ने कहा है कि 2018 और 2020 की रिपोर्ट में जो डेटा की अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटीज हुई है उसकी समीक्षा के बाद देश के कारोबारी माहौल की अपनी डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन बंद कर देने का फैसला किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। The decision was taken by the Board of Executive Director of World Bank Group Management after data irregularities of doing business 2018 and 2020 were reported। तो डूइंग बिजनेस 2018 और 20 पर डेटा अनियमितताओं की सूचना मिलने के बाद विश्व बैंक समूह प्रबंधन के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है। और इस रिपोर्ट के बंद होने से पैदा हुए शून्य को भरने के लिए विश्व बैंक व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। कौन? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में और फॉर्मेशन जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। ये मैं आपको हर वीडियो में कवर करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स की, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में HDFC बैंक ने किस भुगतान कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच पेमेंट कंपनी? तो अभी हाल ही में HDFC ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है। HDFC Bank has announced its partnership with leading payments company Paytm to offer co-branded credit cards on the Visa platform to business person, millennials and merchants। तो HDFC Bank ने प्रमुख भुगतान कंपनी Paytm के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो व्यवसायों यानी मिलेनियल्स और मर्चेंट्स को वीजा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। कौन सी? Paytm। तो किसने टाइप किया है? HDFC Bank ने किसके साथ किया है? Paytm के साथ किया है। Other point है HDFC Bank Paytm co-branded credit cards will be launched in October during the festive season to tap into the high consumer demand for credit cards, equated monthly installments and buy now pay later options, and on full suit the products will be offered by the end of December 2021।
तो जो HDFC बैंक और पेटीएम ने जो ब्रांडेड सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्टूबर के मतलब त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड समान मासिक किस्तों यानी कि EMI के लिए उच्च उपभोक्ता मांग में टैग करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? अक्टूबर के त्योहारी सीजन में। और बाय नाउ पे लेटर विकल्प और पूर्ण सूट पर प्रोडक्ट की पेशकश दिसंबर 2021 के अंत तक की जाएगी। तो किसके साथ किया ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वो है पेटीएम के साथ। किस बैंक ने किया है? कभी कभी ये भी पूछा था किस बैंक ने किया है, वो किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO है शशिधर जगदीशन, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और पेटीएम की बात करें, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। और CEO कौन है? पेटीएम के फाउंडर भी है और CEO भी है, वो है विजय शेखर शर्मा। याद रखिएगा, ये फाउंडर भी है और ये CEO भी है। किसके? पेटीएम के। तो ये है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम स्टैब्लिश्ड इन 2009। ये सारे ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और मैं हर वीडियो में कवर करती हूँ ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCI has partnered with which entity to enable UPI QR based payments acceptance in 10 एशियन मार्केट्स। तो NPCI ने 10 एशियाई बाजारों में UPI QR आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए किस इकाई के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किसके साथ की है? लिक्विड ग्रुप के साथ। किसके साथ की है? लिक्विड ग्रुप इज द राइट आंसर। NPCI has partnered with Liquid Group Private Limited to enable UPI QR based payment acceptance in 10 markets across North Asia and Southeast Asia। तो NPCI ने उत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 बाजारों में UPI QR आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए लिक्विड ग्रुप PTI के साथ भागीदारी की है। इंपॉर्टेंट है कि NPCI ने किसके साथ की है? वो की है लिक्विड ग्रुप के साथ की है। और कहां पे की है? तो 10 मार्केट अक्रॉस द नॉर्थ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। The partnership will help Bheem app users to make UPI QR based payments in 10 markets of Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Taiwan, South Korea and Japan from early 2022। तो ये साझेदारी भीम ऐप जो यूजर्स है उनको 2022 की शुरुआत में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के 10 बाजारों में UPI QR आधारित भुगतान करने में मदद करेगी। बात करें NPCI की, तो NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, MD CEO है दिलीप असबे। फुल फॉर्म तो आपको याद हो चुका होगा, हर वीडियो में बोला जाता है और MD CEO भी बताए जाते हैं। तो वो है दिलीप असबे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2008। किसकी बात हो रही है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है What amount has been sanctioned by the government under PLI scheme to the drone industry? तो सरकार ने PLI योजना के तहत ड्रोन उद्योग को कितनी राशि मंजूर की है? ड्रोन उद्योग को पूछा गया है कितनी राशि मंजूर की है सरकार ने? 120 करोड़ रुपीस। 120 करोड़ इज 120 करोड़ रुपए किए हैं। तो ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग के लिए PLI योजना केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान पहले किए गए 13 क्षेत्रों के लिए PLI योजना की समग्र घोषणा का हिस्सा है, जिसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय है। तो कुल 26,058 करोड़ रुपए के बजट में 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए और 120 करोड़ रुपए ड्रोन उद्योग के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो दोनों के अमाउंट अलग अलग हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पूछा जाएगा तो वो है कितने, ऑटोमोबाइल के लिए कितना है? 26,000 करोड़ रुपए के बजट में 25,938। ठीक है, बजट कितना है? 26,058 का, और उसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और 120 करोड़ रुपए जो है वो ड्रोन इंडस्ट्री के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ड्रोन के लिए 120 है और ऑटोमोबाइल के लिए 25,938 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित सक्सेना ग्लोबल डेप्यूटी CTO ऑफ डैश हैज रिसेंटली ज्वाइंड एज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ RBI इनोवेशन हब। यानी कि डैश के ग्लोबल डेप्यूटी CTO अमित सक्सेना हाल ही में RBI इनोवेशन हब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। तो किस बैंक के हैं ये पूछा गया है। तो स्टेट बैंक इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द राइट आंसर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। तो पॉइंट क्या है? ग्लोबल डेप्यूटी CTO स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमित सक्सेना हैज जॉइंड RBI इनोवेशन हब एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। CTO का फुल फॉर्म क्या है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कौन है, अमित सक्सेना। तो भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डेप्यूटी सीटीओ अमित सक्सेना आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए हैं। किसमें, आरबीआई हब में, आरबीआई इनोवेशन हब में। और किसके थे, भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डेप्यूटी सीटीओ थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई announced that it would be Reserve Bank Innovation Hub RBIH to promote innovation across the financial sector by leveraging the of technology and creating an environment that would facilitate and foster innovation। तो आरबीआई ने घोषणा की वह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण का निर्माण करके वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई एफडीआई सीमा क्या है, तो वो है 100%। कितना है, 100% इज द राइट आंसर। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स इन द टेलीकॉम सेक्टर टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एलिंग टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स स्ट्रगलिंग विद हाई लेवल ऑफ डेब्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, आर टोटल 9 स्ट्रक्चरल and 5 process reform have been approved by the union cabinet। Some major reforms announced are as follows। तो AGR की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ एजीआर। तो एजीआर का पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं, वो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। और द डेफिनेशन ऑफ एजीआर हैज बीन चेंज्ड, नाउ ऑल नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एजीआर। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, युक्तिगत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क यानी कि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर बाजार की मासिक चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बकाया पर 4 साल की मोहलत यानी कि 4 ईयर मॉरिटोरियम ऑन ड्यूज। नेक्स्ट है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट है नीलामी कैलेंडर तय यानी कि ऑक्शन कैलेंडर फिक्सर। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, वो कौन है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड द पीएलआई स्कीम ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर बाय यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र की पीएलआई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात हो रही है, तो ऑटोमोबाइल के लिए कितनी की गई है, 26,058। टोटल जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था वो है 26,058 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the GDP growth rate projection of Indian economy in calendar year 2021 as per the UNCTAD। तो UNCTAD के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जीडीपी का क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने जीडीपी की स्पेशल वीडियोस की डिमांड की है। तो मैंने लास्ट 6 मंथ में भी जीडीपी कवर किया है, वो ही सारे करंट जीडीपी हैं और वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अगर जीडीपी का क्वेश्चन आता है। तो आप जो मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसमें जीडीपी सेक्शन में जाके देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे कवर किए गए हैं। अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसमें सारे सभी टॉपिक वाइज कवर किए ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन मिक्सअप ना हो। तो आप जीडीपी वाला जाके जरूर देखिए, वो अगर आपको जीडीपी देख के जाना है, पढ़ना है, स्पेशल वीडियो की डिमांड है चाहिए, तो आप वो सेक्शन जरूर देखिए लास्ट 6 मंथ में, ठीक है। और अभी जो करंट की बात हो रही है सितंबर मंथ की, वो मैंने कवर किया ही है। तो बात हो रही है यहाँ पे यूएनसीटीएडी की। तो यूएनसीटीए के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है, तो उसका है 7.2%। द यूनियन नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज पेग्ड इंडिया's इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू हिट अ 4-year high of 7.2% for 2021 against a contraction of 7% in 2022. At this rate, it would be the fastest growing economy after China, which is projected to grow by 8.3%. Calculation are based on GDP at constant dollars in 2015.
तो यहाँ पे बात हो रही है UNCTAD की, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी कोडिंग कितना बोला गया है 7.2%। और आपको अगर सारे चाहिए तो लास्ट 6 मंथ का जरूर देखिए, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, GDP वीडियोस के लिए। जिन लोगों को स्पेशल डिमांड थी वो जाके वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है India's first फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी। तो भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? वो शुरू की गई है न्यू दिल्ली में। कहां पर शुरू की गई है? न्यू दिल्ली में। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि PPPL हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी एट द कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन इन पार्टनरशिप विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC। तो क्या बोला गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। जो दिल्ली का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है वहां पर की है पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे DMRC के साथ पार्टनरशिप में। कहां पे? कश्मीरी गेट मेट्रो रेलवे स्टेशन, सॉरी मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक विल बी एक्वायरिंग बैंक टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल फास्टैग बेस्ड ट्रांजैक्शन फॉर कार्स हैविंग अ वैलिड फास्टैग स्टिकर, द एलिमिनेटिंग द हैसल ऑफ स्टॉपिंग एंड पेइंग कैश एट द काउंटर। तो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर है वाली कारों के लिए सभी फास्टैग आधारित लेन देन की प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा, और जिससे काउंटर पर रुकने और नकद भुगतान करने की परेशानी समाप्त हो जाएगी। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO, कंफ्यूज नहीं होना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO हैं ये कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। क्वेश्चन डिफरेंट है, MD CEO पूछा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, वो है सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और जो पेटीएम के फाउंडर है वो है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO है सतीश कुमार गुप्ता। इसलिए इतना डीप एक्सप्लेनेशन मांग रही हूँ, बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। MD CEO पूछा जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, वो है सतीश कुमार गुप्ता, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और विजय शेखर शर्मा फाउंडर है तो वो नहीं लगा के, वो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टिक विजय शेखर शर्मा पे नहीं लगाना है। MD CEO पूछा जाएगा तो वो है सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज लॉन्च्ड रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन पार्टनरशिप विद स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन, यानी कि क्या इसका फुल फॉर्म है? GPI, ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन। डैश ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन GPI के साथ साझेदारी में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। किसने की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वो की है DBS बैंक ने। किसने की है? DBS बैंक ने। तो DBS बैंक has launched real-time online tracking for cross-border payment for its corporate clients in partnership with Swift Global Payments Innovation (GPI). तो DBS बैंक ने Swift Global Payment Innovation के साथ साझेदारी में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। किस बैंक ने शुरू की है? DBS बैंक ने शुरू की है। तो स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनके लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है DBS बैंक ने। अदर पॉइंट है द सर्विस कैन बी अवेल्ड यूजिंग द बैंक कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म DBS Idol. DBS is the first bank in India and Asia Pacific to offer the service to corporate clients at no additional cost. तो जो बैंक एक कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म DBS Ideal का उपयोग करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। और DBS भारत और एशिया प्रशांत में पहला बैंक है जो कॉर्पोरेट ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत की सेवा प्रदान करता है। और the initiative is expected to benefit around 4,000 corporate and small business clients in India, Singapore, Hong Kong, China, Taiwan, Indonesia and Vietnam. तो इस पहल से भारत, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम में लगभग 4,000 कॉर्पोरेट और छोटे व्यापार ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं DBS बैंक की। तो MD एंड CEO है DBS बैंक के, वो है सुरजीत सोम और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एस्टैब्लिश इन 2014। कौन सा?
डीबीएस बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताती हूँ किसी भी बैंक के रिगार्डिंग और किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ये सारे पॉइंट मैं आपको हर वीडियो में रिपीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने सितंबर मंथ के अभी तक के यानी कि 23 ऑफ सितंबर तक के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ये करंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सितंबर मंथ के। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और कंटेंट भी जरूर से पढ़ के जाइए और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम्स के लिए जो आपका 25 सितंबर को है, उसके लिए मैंने सारे बैंकिंग अवेयरनेस के कवर किए हैं, लास्ट 6 मंथ में कवर किए हैं और मंथली कवर किए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, कंटेंट पढ़िए और एग्जाम में अच्छा करके आइए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।